नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन स्किल्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रीशियन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो परीक्षा में अक्सर कर पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। तो जब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सबसे पहला क्वेश्चन। टंगस्टन फिलामेंट का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो पहला ऑप्शन है सप्लाई वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरा, सप्लाई वोल्टेज के साथ बढ़ता है। तीसरा, सप्लाई वोल्टेज के साथ घटता है। चौथा ऑप्शन है कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों, टंगस्टन फिलामेंट का जो रेजिस्टेंस है वो सप्लाई वोल्टेज के साथ में क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। खैर, ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक हीटर का तार जल जाता है तो जले भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर क्या होगा? हीटर की पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है कम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है पहले जितना होगा, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से तीनों। तो दोस्तों, अगर हम हीटर की तार जल जाती है और जले भाग को हम दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर पहले की बजाय क्या होगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि नई स्प्रिंग जो हम यूज़ करेंगे तो उस पर जो उसकी पावर है वो वापस बूस्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, दो समान मान वाले रजिस्टरों को समांतर में जोड़ने पर उनका संयुक्त रेजिस्टेंस क्या होगा? तो दोस्तों, दो समान मान के रेजिस्टेंस है कोई भी, मैंने अभी आपको पिछले वीडियोस में बताया है रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, श्रेणी क्रम का और समांतर क्रम का। तो अगर आपने हमारे रेजिस्टेंस वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा ITI क्लासेस वाला, उसके अंदर सारे वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पर रेजिस्टेंस वाले वीडियो को देख सकते हो। तो रेजिस्टेंस वाला जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो श्रेणी क्रम के अंदर अगर हम रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी मैंने उसके अंदर आपको बताई थी। अगर आपको समांतर मान वाले रेजिस्टेंस के अंदर वैल्यू निकालनी है तो जस्ट अगर समान मान वाले हैं तो उस अगर मान लो 10 ओम का है तो उसका जस्ट आधा हो जाता है, आधा मतलब 5 ओम। तो इसका भी आंसर उसी फॉर्मूले से निकलेगा कि पहला ऑप्शन है रेजिस्टेंस के मान का 4 गुना हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है एक रेजिस्टेंस के मान का 2 गुना हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है एक रेजिस्टेंस का आधा हो जाएगा, या चौथा ऑप्शन है एक रेजिस्टेंस का 5 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों, एक रेजिस्टेंस का क्या होगा? हाफ हो जाएगा, क्योंकि 2 का भाग देते हैं उसमें, इसलिए हाफ हो जाता है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, जब हम घर की वायर में 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तब हीटर लाल हो जाता है, जबकि वायरिंग तार अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं। क्योंकि हीटर का जो अगर हम हीटर में जोड़ते हैं तो हीटर की जो तार हैं वो बिल्कुल जल जाते हैं और लाल हो जाते हैं, और वो जो हम वायर यूज़ करते हैं वो तो बिल्कुल ठंडा रहता है, वो लाल क्यों नहीं होता? उसका मेन कारण क्या है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है हीटर एलिमेंट में वायरिंग की अपेक्षा अधिक करंट बहता है। दूसरा ऑप्शन है एलिमेंट का तार नंगा है, इसलिए इस गर्मी महसूस कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है वायरिंग की अपेक्षा एलिमेंट की रेजिस्टेंस अधिक है। चौथा ऑप्शन है वायर की अपेक्षा एलिमेंट की रेजिस्टेंस कम है। तो दोस्तों, इसके अंदर सही आंसर क्या होगा कि वायरिंग की अपेक्षा, जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं उसकी अपेक्षा जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी धातु का होता है? वो नाइक्रोम धातु का होता है, और उसका रेजिस्टेंस क्या होता है? अधिक होता है। रेजिस्टेंस अधिक होने की वजह से ही वो क्या होते हैं? लाल होते हैं और वो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, गैस। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज ज्ञात करने का सूत्र क्या है? पहला है Q बराबर IR, दूसरा है Q बराबर VI, तीसरा है Q बराबर CV, चौथा है Q बराबर IC। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? एक कैपेसिटर की प्लेटों पर अगर हम चार्ज ज्ञात कर रहे हैं तो उसका सही आंसर होगा दोस्तों गैस, Q बराबर CV। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक कैपेसिटर को एक बैटरी के समांतर लंबे समय से जोड़ा जाए तो कैपेसिटर क्या होगा। अगर हम कैपेसिटर को बैटरी के समांतर क्रम में जोड़ दें तो कैपेसिटर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, या चार्ज हो जाएगा, या डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दोस्तों कैपेसिटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस कंडीशन में कैपेसिटर ख़राब नहीं होगा, केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, चार्ज हो जाएगा एवं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, छत के पंखे में बाहरी आवरण घूमता है तो कौन सा पंखा है। अगर हम छत के पंखे की, हम सीलिंग फैन की बात करें तो बेसिकली आपको एक बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कि बेसिकली ज़्यादातर एसी ही पंखे होते हैं जिनके बाहरी आवरण घूमते हैं। ऐसे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि छत के पंखे के अंदर अगर रोटर घूम रहा है तो वो कौन सा पंखा होगा, तो वो होगा दोस्तों डीसी पंखा। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, SWG का फुल फॉर्म क्या है। तो पहला ऑप्शन है स्टैंडर्ड वायर गेज, दूसरा है स्विच वायर गेज, तीसरा ऑप्शन है स्विच वेस्टर्न गेज, और चौथा ऑप्शन है स्टैंडर्ड वायर गेज। तो दोस्तों SWG की फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से विद्युत का सबसे कमज़ोर चालक नहीं है। नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन घुमा के दिया है हमें कि नहीं है ढूंढना है, नहीं है हमें ढूंढना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लोहा, तांबा, कार्बन या टंगस्टन। लोहा है वो खराब चालक है, कार्बन भी खराब है और टंगस्टन भी खराब है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे अच्छा चालक पदार्थ हमें तांबा है। तो हमें इसमें भी यही पूछा है कि सबसे कमज़ोर चालक नहीं है, क्योंकि मजबूत चाहिए इसमें, कमज़ोर नहीं है। तो ये क्या है, तांबा। निम्न में से एम्पियर किसकी इकाई है। तो एम्पियर किसकी इकाई है, प्रतिघात की है, चार्ज की है, या शक्ति की है, या ऊर्जा की। तो एम्पियर किसकी इकाई है दोस्तों, चार्ज की। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है, ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ओम का नियम जो है वो कहाँ पे लागू नहीं होता है। पहला ऑप्शन है निर्वात नली में, दूसरा है कार्बन प्रतिरोध पर, तीसरा ऑप्शन है हाई वोल्टेज परिपथ पर, और चौथा ऑप्शन है कम घनत्व के साथ परिपथ। तो दोस्तों ओम का जो नियम है वो कहाँ पे लागू नहीं होता है और कहाँ पे लागू होता है। तो इन पे लागू होता है, कार्बन रेजिस्टेंस पर लागू होता है, हाई वोल्टेज परिपथ पे लागू होता है, और कम घनत्व के साथ लागू होता है। तो कहाँ पे नहीं होता है दोस्तों, निर्वात नली के अंदर ओम का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परिणामित्र को किस विधि के द्वारा ठंडा किया जाता है। परिणामित्र क्या है दोस्तों, एक ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर को किस विधि के द्वारा उसे ठंडा किया जाता है। पहला ऑप्शन है, आपको ऑप्शंस के अंदर से ही आंसर देने हैं दोस्तों, आपके हिसाब से नहीं। तो इसका पहला ऑप्शन है नेचुरल एयर कूलिंग, प्राकृतिक वायु शीतलन विधि से। दूसरा ऑप्शन है एयर ब्लास्ट कूलिंग, वायु विस्फोटक शीतलन। तीसरा ऑप्शन है ऑयल कूलिंग, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसमें से आपको ऑप्शन ढूंढ के बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा। तो परिणामित्र को प्राकृतिक वायु शीतलन विधि से भी ठंडा किया जाता है। जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर है उनके बाहर पंखे लगे होते हैं, वो पंखे से क्या किया जाता है, उनकी ट्यूब पर हवा दी जाती है जिससे वो ऑयल को ठंडा करती है। तो इसका सही आंसर होगा क्या। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चार्जर की आउटपुट वोल्टेज होती है वोल्टेज से कम, बैटरी वोल्टेज से अधिक, बैटरी वोल्टेज के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन है बैटरी वोल्टेज से कम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा जो भी हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, ये बैटरी का चार्जर यूज़ कर रहे हैं, हमारे फ़ोन के अंदर भी बैटरी लगी हुई है, हम फ़ोन के अंदर भी बैटरी चार्जर यूज़ करते हैं। चाहे तो आप देख सकते हो कि जो बैटरी की जो वोल्टेज है उससे अधिक चार्जर की आउटपुट होती है, जिससे क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो 3 या 4 वोल्टेज की बैटरी है तो उसे लगभग 5 वोल्टेज के बराबर उससे चार्जिंग इनपुट दिया जाता है जिससे वो जल्दी चार्ज हो सके। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, अगर 5 सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और एक सेल 2 वोल्ट का है तो कुल वोल्टेज कितना होगा। दोस्तों समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में दोनों में अंतर है। श्रेणी क्रम में अगर इसका जवाब मांगे तो वो होगा के, अगर समांतर क्रम में होगा तो वो होगा 2 वोल्ट। अगर यही क्वेश्चन होता और केवल समांतर क्रम की जगह यहाँ पे होता श्रेणी क्रम तो इसका आंसर ये वाला होता। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों,
डी 2 वोल्टेज। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको लेड एसिड सेल को लगभग में आंसर देना है दोस्तों, लगभग उसको कितनी बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो दोस्तों लगभग लेड एसिड सेल को 1200 बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है, ये उसकी लाइफ होती है। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, बैटरी की कैपेसिटी किसके अंदर होती है दोस्तों। बैटरी की कैपेसिटी आपको बतानी है, बैटरी की कैपेसिटी किस में होती है। तो दोस्तों बैटरी की कैपेसिटी होती है AH में। किस में दोस्तों, AH में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कै। इसका सही आंसर क्या होगा, कै। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे, 18 नंबर का। निम्न में से विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है। विद्युत धारा को किस उपकरण से हम माप सकते हैं। तो विद्युत धारा को मापने के लिए हम किस उपकरण का यूज़ करते हैं। वोल्टमीटर वोल्टेज मापने के लिए करते हैं, ये नहीं हो सकता। रियोस्टेट ये भी नहीं हो सकता। वाटमीटर ये भी नहीं हो सकता। और गैल्वेनोमीटर ये हो सकता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग हम लेबोरेटरीज के अंदर यूज़ करते हैं और इसका उपयोग हम धारा को एवं वोल्टेज को दोनों को ही हम इससे मेजर कर सकते हैं या माप सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। ऐसे हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का सबसे कमज़ोर चालक है। पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा है सिल्वर, तीसरा है कॉपर और चौथा है एल्युमिनियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे कमज़ोर चालक ढूंढना है। सबसे बुरा जो जिसको बोलते हैं खराब, सबसे खराब चालक कौन सा है, आयरन। इसका सही आंसर क्या होगा, ए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रिक लैंप का फिलामेंट कार्य करता है DC सप्लाई पर, AC सप्लाई पर और बैटरी सप्लाई पर ओनली। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक लैंप होते हैं वो बैटरी से भी चलते हैं और AC लाइट से भी चलते हैं। बैटरी के अंदर DC लाइट होती है और बैटरी, तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी। तो दोस्तों आज के ये थे क्वेश्चंस। और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें एवं वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।